गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सारणिकों के गुणधर्म पढ़े थे और वहाँ हमने गुणधर्म पढ़े 76। आज हम गुणधर्म पढ़ेंगे लास्ट गुणधर्म नंबर 7। यदि सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। यानी आपके पास कोई भी सारणिक है, उसके अंदर किसी भी पंक्ति या फिर स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान भी हमारे पास क्या होगा? शून्य होगा। जैसे ये सारणिक है डेल्टा इज इक्वल टू 2 3 4 0 0 0 -1 3 5। अब यहाँ देखो आपके पास इस सारणिक के अंदर इसकी तो दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति के सभी अवयव क्या है? शून्य। इसका मतलब इस सारणिक का मान क्या होगा? 0। तो डेल्टा इक्वल टू कितना आएगा आपके पास से? 0। ओके, तो सारणिकों की जो हमने गुणधर्म पढ़े थे वो गुणधर्म हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, यानी सारणिकों का गुणनफल। देखो हमने मैट्रिक्स का गुणनफल पढ़ा था, हमने दो अवयवों का गुणनफल। तो वहां हमारे पास कोई कंडीशन थी, यानी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम दो अवयवों को क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं। ये हमारे पास सारणिकों के गुणनफल के अंदर कोई कंडीशन नहीं है। आपके पास सारणिक की कोटि कोई भी हो, चाहे 2/2 हो चाहे 3/3 हो, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अवयव के अंदर ऐसा नहीं होता है। अवयव के अंदर हम गुणनफल करते हैं, तो अवयव के अंदर गुणनफल हम क्या करते हैं कि पहला जो आपके पास जो मैट्रिक्स होती है उसकी तो हम क्या लेते हैं, जो आपके पास जो पहला अवयव होता है उसके अंदर हम क्या लेते हैं? स्तंभ। और दूसरे अवयव के अंदर हम क्या लेते हैं? पंक्ति। यानी पहला जो अवयव ए है, ए की तो स्तंभ और बी की पंक्ति आपस में क्या हो? बराबर हो, तो उन दोनों अवयव का गुणनफल क्या होता है? संभव। लेकिन आपके पास जो सारणिक है, सारणिक के अंदर ऐसा नहीं होता है। सारणिक के अंदर आप उसके अंदर पंक्ति स्तंभ बराबर हो या ना हो, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ मैं कोई एक एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ। डेल 1 की वैल्यू है 2 3 4 2, डेल 2 की वैल्यू है -1 4 0 5। उसके बाद वहाँ अवयव के अंदर ये कंडीशन भी थी कि पहला जो अवयव है उसकी तो पंक्ति और दूसरे अवयव का स्तंभ, सिर्फ उसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी पहले अवयव की तो पंक्ति और दूसरे का स्तंभ से गुणा करते हैं। सारणिक के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, पंक्ति को पंक्ति से गुणा, पंक्ति को स्तंभ से गुणा, स्तंभ को स्तंभ से और स्तंभ को पंक्ति से, यानी इसको हम 4 प्रकार से गुणा कर सकते हैं इसको। लेकिन मैट्रिक्स में हम एक ही प्रकार से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास डेल 1 इक्वल टू डेल 2 इक्वल टू, तो डेल 1 को मल्टीप्लाई किया, या देखो मैं पंक्ति को पंक्ति से गुणा कर रहा हूँ। 2 3 को -1 4 से, तो 2 को -1 से किया तो माइनस का 2, फिर 3 को 4 से किया तो प्लस का 12, फिर पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से किया तो 2 को 0 से किया तो 0, और 3 को 5 से किया तो 3 5 15। उसके बाद दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति से गुणा करो, तो 4 को -1 से किया तो माइनस का 4, 2 को 4 से किया तो प्लस का 8, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से गुणा किया तो 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 12 - 2 10 15 4 और 10। ये हमारे पास क्या हुआ? डेल 1 इंटू डेल 2, यानी दो सारणिकों का गुणनफल डेल 1 इंटू डेल 2। अब हमारे पास आएगी एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि एक आपके पास सारणिक है, यदि L M 2 3 इक्वल टू कितना है? 0 हो तो L अनुपात M का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसकी वैल्यू निकालनी है, L अनुपात M का मान। ये जो सारणिक है किस कोटि की आपके पास? ये सारणिक है 2/2 कोटि के, इक्वल टू 0। 2/2 कोटि के सारणिक का मान हम कैसे निकालते हैं? L को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3L, फिर बीच में क्या आता है आपके पास है माइनस, 2 को M से किया तो 2M इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? 3L इज इक्वल टू 2M।
अनुपात किस में चाहिए हमें, एल अनुपात एम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल बटा एम, यानी एल के नीचे क्या हो, एम, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एल बाई एम इज इक्वल टू 2/3 इम्प्लाइज एल अनुपात एम इज इक्वल टू 2/3। ये आपके पास आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 का। सिद्ध कीजिए कि, अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए 1 YZ y प्लस जेड 1 ZX Z प्लस एक्स 1 XY X प्लस वाई। ये तो हमारे पास है सारणिक लेफ्ट साइड, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, x माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो हम लेफ्ट साइड लेकर चलेंगे, तो LHS इज इक्वल टू 1 YZ y प्लस जेड 1 ZX Z प्लस एक्स 1 XY X प्लस वाई। ओके, अब यहां देखो आपके पास वैल्यू हमें प्रूव क्या करना है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस, यानी x माइनस वाई होना चाहिए, y माइनस जेड होना चाहिए। तो जो आपके पास ऐसे जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं सारणी के अंदर, उसकी हम राइट साइड देखकर इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, ऑपरेशन यूज करेंगे इसके अंदर। तो मैं इसमें क्या ऑपरेशन यूज करूं कि मेरे पास x माइनस वाई वाई माइनस जेड वाली ऐसी वैल्यू मेरे पास सारणिक से बाहर कॉमन आ जाए। ठीक, दूसरी कंडीशन ये, यदि आपके पास कोई भी सारणिक है 1 1 1, यदि स्तंभ के अंदर होता 1 1 1, तो हम ऑपरेशन किस में लगाएंगे, पंक्ति में। R1 ऑपरेशन R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 हर क्वेश्चन में। और यदि आपके पास 1 1 1 कहाँ हो, पंक्ति के अंदर हो 1 1 1, तो हम ऑपरेशन किस में यूज करेंगे, स्तंभ में ऑपरेशन यूज करेंगे। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर 1 1 1 कहाँ है, पंक्ति के अंदर है, तो ऑपरेशन हम किस में यूज करेंगे, पंक्ति में। स्तंभ में 1 1 है तो पंक्ति में, पंक्ति में 1 1 है तो ऑपरेशन है स्तंभ में। ओके, तो क्या ऑपरेशन यूज करूं मैं, R1 ऑपरेशन R1 माइनस R2 एंड R2 ऑपरेशन R2 माइनस R3। दो ऑपरेशन यूज कर दो, एक तो R1 में से R2 घटा दो और एक R2 में R3। देखो पहले ऑपरेशन किस में है, R1, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, R1 के बाद यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, R2 R3, इसको 2 से 3 से गुणा मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। उसके बाद है R2 ऑपरेशन R2 माइनस R3, यहाँ R2 है तो यहाँ भी R2 होना चाहिए। उसके बाद आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू आएगी कुछ भी। दूसरी बात आपके पास ये, यदि हमारे पास सारणिक के अंदर ऑपरेशन क्यों लगाते हैं, यानी सारणी के अंदर हम ऑपरेशन क्यों लगाते हैं, यदि इसके अंदर हम ऑपरेशन लगा देंगे तो इसका जो मान है वो थोड़ा सा आपके पास छोटा रूप हो जाएगा, इसका सरलतम रूप। फिर इसका हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेशन हम सारणी को थोड़ा छोटा रूप लाने के लिए हम ऑपरेशन लगाते हैं सारणी के अंदर। तो इस कारण से मैंने यहाँ इसके अंदर कितने ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ, मैं इसमें 2 ऑपरेशन यूज कर रहा हूं। पहला ऑपरेशन आपके पास है तो देखो क्या बना आपके पास, R1 ऑपरेशन R1 माइनस R2, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू R1 माइनस R2। R1 की वैल्यू कितनी है, 1, R2 की 1 माइनस 1 0, कहाँ बनेगा, R1 में। ऐसे यहां वैल्यू पुट करो, ऐसे R1 की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1, फिर अब माइनस में R2 की वैल्यू कितनी है, -1, और इधर क्या है R1 ऑपरेशन 1 माइनस 1 कितना आया, 0, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0। ओके, दूसरी कंडीशन, अब R1 की वैल्यू कितनी, R1 में देखो अवयव कितने हैं, 1 2 3, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। फिर हमारे पास मैंने पहला अवयव लिया 1, तो इसका पहला अवयव R1 का पहला, R2 का पहला, फिर R1 का पहला अवयव क्या है, YZ, तो YZ, बीच में क्या है माइनस, R2 की वैल्यू कितनी है, ZX, क्या कॉमन है इसमें, Z कॉमन है, अंदर क्या बचा, Y माइनस एक्स। ओके, तो यहां लिख दो Z इंटू वाई माइनस एक्स।
उसके बाद R1 का तीसरा अवयव कितना है, y प्लस जेड, तो y प्लस जेड, बीच में क्या है माइनस R2 की वैल्यू कितनी है, z प्लस एक्स, तो z प्लस एक्स, बाहर माइनस अंदर प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, z से z कैंसिल, क्या बचा y माइनस एक्स, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे y माइनस एक्स। ये तो किसका हुआ R1 का मान। फिर मैं क्या लिखूंगा R2 ऑपरेशन, R2 माइनस R3 यानी R2 में R3। अब R2 की वैल्यू कौन सी है, ये तो हमारे पास है R1 की वैल्यू, ये हमारे पास है R2 की वैल्यू, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है R3 की वैल्यू। ओके, तो R2 में R3 घटाना, तो R2 का पहला वैल्यू क्या है 1, R3 का पहला 1, 1 माइनस 1 कितना हुआ 0, याद रखो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 कितना हुआ 0। फिर R2 का दूसरा वैल्यू कितना है ZX, फिर R2 का दूसरा वैल्यू हम क्या लिखेंगे ZX माइनस, बीच में माइनस है ना, R3 का XY, क्या कॉमन है इसके अंदर x कॉमन है, अंदर क्या बचा है z माइनस वाई, तो यहां हम क्या लिखेंगे x इंटू जेड माइनस वाई। फिर R2 का तीसरा वैल्यू कितना है z प्लस एक्स, तो यहां लिखो z प्लस एक्स, बीच में क्या है माइनस R3 का मान तीसरा x प्लस वाई, तो x माइनस वाई, x कट गया कितना बच गया z माइनस वाई। ओके, ऑपरेशन मेरे पास किस किस के अंदर था R1 R2, तो कौन कौन चेंज होगा R1 और R2, R3 में ऑपरेशन नहीं लगाया हमने, तो R3 सेम टू सेम। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, 0 इसमें माइनस कॉमन ले लो बाहर, तो z इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, बाहर माइनस कॉमन, 0 माइनस कॉमन लिया, y माइनस जेड माइनस कॉमन लिया, y माइनस जेड, अंदर बचा 1 एक्स वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अब यहां देखो इसके अंदर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, R1 में क्या कॉमन है x माइनस वाई, 0 से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हो, तो 0 x माइनस वाई, तो बाहर क्या कॉमन हमारे पास x माइनस वाई, इसमें बाहर कॉमन क्या है R2 में y माइनस से z कॉमन है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे R1 व R2 से क्रम से x माइनस वाई व y माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर, तो बाहर लिखो x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, अंदर क्या बचा 0 माइनस जेड माइनस 1, 0 माइनस एक्स माइनस 1, 1 एक्स वाई एक्स प्लस वाई। ओके, अब इसका प्रसार कर दो, इंटू है ये, इंटू इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू सारणिक। ओके, अब इसका प्रसार कर दो, प्रसार हम किसके सापेक्ष करेंगे, इसका प्रसार किसी भी सारणी का हम प्रसार उस पंक्ति और स्तंभ के सापेक्ष करते हैं जिसके अंदर अवयव की संख्या क्या हो, नहीं सॉरी शून्य की संख्या क्या हो अधिकतम हो। यहां देखो स्तंभ C1 में 0 कितने हैं 2, तो इसका हम प्रसार कौन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, इसके अकॉर्डिंग। आप R1 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, R2 R3, बस इसको थोड़ा सा सरल करने के लिए या फिर इसको इजी बनाने के लिए हम इस सारणी का प्रसार उस पंक्ति और स्तंभ के अकॉर्डिंग करेंगे जिसके अंदर शून्य की संख्या क्या हो अधिकतम हो, तो आप इसके अनुसार भी कर सकते हो आप इसका मान। ठीक है, तो मैं इसका प्रसार कर रहा हूं C1 के अकॉर्डिंग। C1 से प्रसार करने पर बाहर क्या है हमारे पास x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू, पहले मैं क्या ले रहा हूं 0। ठीक है, पहले मैंने लिया 0, देखो 0 लिया तो 0 की संगत पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, बाकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बाहर 0 तो 0 हो जाएगा। दूसरा क्या हमारे पास 0, देखो ये इसकी स्थिति क्या है A11, तो बाहर प्लस, इसकी स्थिति क्या है A21, तो 2 और 1 3 सम है, तो बाहर क्या लगेगा, इस समय तो बाहर क्या लगेगा -0, फिर +1। अब 1 है
तो एक के संगत पंक्ति छोड़ दो और स्तंभ छोड़ दो। किस किस को गुणा करूं, माइनस जेड को एक से गुणा किया तो माइनस का जेड, फिर माइनस एक्स को मैं माइनस एक से गुणा किया तो प्लस का एक्स, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स। वन लिया हमने, और वन लिया तो वन के संगत पंक्ति छोड़ दो और स्तंभ छोड़ दो। क्या बच गया, माइनस जेड माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन। माइनस जेड को माइनस एक से गुणा किया तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस। फिर आपके पास बीच में सूत्र में क्या आता है, माइनस। माइनस एक्स को माइनस एक से गुणा किया तो प्लस का एक्स, लेकिन यह माइनस एक्स। और मैं इसको एक से गुणा किया तो वैल्यू कितनी आई, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, और इंटू में क्या आया, जेड माइनस एक्स। और ये हमारे पास कौन सी साइड है, ये राइट साइड, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, हैंड्स प्रूव। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है छक्का। छक्का क्वेश्चन है, सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास एक सारणिक है जिसको मैं डेल्टा मान लेता हूं, तो डेल्टा इज इक्वल टू अब इस सारणिक का मान निकालेंगे हम। तो यहां देखो आपके पास इस सारणिक से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बाहर, स्तंभ C1 से देखो, स्तंभ C1, स्तंभ C2 और स्तंभ C3। C1 से क्या कॉमन है, 0 से कुछ भी कॉमन ले सकते हो, a स्क्वायर, तो C1 से कॉमन है a स्क्वायर, C2 से b स्क्वायर और C3 से c स्क्वायर। तो बाहर क्या लिखेंगे हमें, C1 C2 व C3 से क्रमशः a स्क्वायर b स्क्वायर व c स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर। इसको हम बाहर उभयनिष्ठ यानी कॉमन ले लेंगे, तो इसको हम सरल करने में हमारे पास दिक्कत नहीं आएगी, तो इसको बाहर कॉमन लो। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हुआ आपके पास, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कॉमन आ गए, अंदर क्या बचा, 0 a b 0 b, फिर हमारे पास क्या बचा, c और 0। ओके, वापस आपके पास इसके अंदर आप कॉमन भी ले सकते हो। और देखो R1 में क्या कॉमन है, a, R2 में कॉमन क्या है, b, और R3 में क्या कॉमन है हमारे पास है, c कॉमन है ना। R1 में a कॉमन है, R2 में क्या कॉमन है, b कॉमन है, और फिर हमारे पास R3 में क्या कॉमन है, c कॉमन है। ठीक है, फिर इसका हम वापस क्या करेंगे, प्रसार। तो आप यहीं से इसका प्रसार कर दो, प्रसार करो R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो डेल्टा इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। R1 के अंदर देखो पंक्ति R1 के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं, तो R1 में पहला वैल्यू क्या है, 0, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फिर बीच में क्या आएगा, माइनस से, देखो 0 लिया तो प्लस माइनस प्लस, तो आपके पास माइनस ए ले रहा हूं, ए के संगत पंक्ति छोड़ दो स्तंभ छोड़ दो, क्या बच गया, b c 0, तो b को 0 से गुणा किया तो 0, माइनस b को c से किया तो माइनस b, फिर प्लस का क्या आएगा, ए को ले रहा हूं तो ए के संगत पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो, b को c से किया तो bc माइनस 0। ओके, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, 0 का 0 छोड़ दो, 0 माइनस बी सी को माइनस ए से गुणा किया तो कितना आया, प्लस का ए बी सी, और प्लस का यहाँ कितना हुआ, ए बी सी, प्लस ए बी सी कितना हुआ, 2abc, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इंटू 2bac। अब यहाँ देखो 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर abc है, तो कितना हुआ, a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब। ये किसका मान है, डेल्टा का मान है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
निम्न समीकरण को हल कीजिए। 7 के क्वेश्चन में समीकरण को हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो समीकरण को हल करो। तो इस समीकरण को हल करेंगे, यानी सारणी को हमें सरल करना है, तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम इस सारणी के अंदर ऑपरेशन यूज करेंगे, संक्रिया। इसको हम थोड़ा सा छोटा रूप बनाएंगे, क्योंकि सरल करने में हमारे पास दिक्कत नहीं होगी, तो इसको हम पहला छोटा रूप बनाएंगे। तो देखो, तो इसके अंदर मैं क्या ऑपरेशन यूज करूं, इसके अंदर देखो, इसके अंदर हम ऑपरेशन यूज करेंगे R1 ऑपरेशन, R1 माइनस R2 एंड R2 ऑपरेशन, R2 माइनस R3। ये ऑपरेशन आपको रटने नहीं है, आपको इसको समझकर इसके अंदर ऑपरेशन यूज करने हैं कि इसको हम छोटा रूप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशन यूज कर दो इसके अंदर। R1 ऑपरेशन, R1 माइनस R2, यानी R1 में किसको घटाना है, R2 में। सिर्फ ऑपरेशन किस किस में यूज है, R1 और R2। इसका मतलब R3 है वो क्या रहेगा, सेम टू सेम। तो R1 माइनस R2, तो R1 की वैल्यू कितनी है, x माइनस 2। तो देखो R1 की वैल्यू है x माइनस 2, R2 की वैल्यू कितनी है, x माइनस 4। ये तो R1 की, या R2 की, या R3 की। x प्लस 4, x कैंसिल, माइनस 2 प्लस 4 कितना हो आपके पास, प्लस का 2, तो 2। फिर है R1 माइनस R2, पहला अवयव, अब दूसरा अवयव लेंगे। दूसरा क्या है, 2x माइनस 3, फिर माइनस R2 का मान 2x माइनस 9, तो 2x प्लस 9, 2x कटते हैं, माइनस 3 प्लस 9, 6 बच गया। सेम टू सेम अगली कंडीशन आपके पास कितनी आएगी, 12। फिर R2 माइनस R3, अब R2 को R3 में घटा दो, तो R2 माइनस R3, x कट जाएगा, माइनस 4 प्लस 8 कितना हुआ, 4। फिर माइनस के 9 प्लस के 27, 18। फिर नेक्स्ट आपके पास है 48। उसके बाद R3 वैल्यू सेम टू सेम लिख दो, x माइनस 8, 2x माइनस 27, 3x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, अब आपके पास ये तो है, इसके अंदर ऑपरेशन यूज करने के बाद ये वैल्यू। अब देखो ऊपर थोड़ा छोटा रूप हो गया, अब ऊपर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर देखो पंक्ति हमारे पास R1 और R2 में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, R1 में क्या कॉमन है, 2, R2 में हमारे पास क्या कॉमन है, 2, तो 2 इसमें से 2 इसमें से, बाहर कितना आ गया, 4, अंदर क्या बचा, यहां कितना बचा, 1, 3, 6, 2, 9, 24, x माइनस 8, 2x माइनस 27, 3x माइनस 64 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज। अब यहाँ देखो सारणी की गुणन कितना है, 4, 4 को कहाँ डाल दो, 0 में, और 4 0 के भाग में जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास से, 0। ओके, अब इसके अंदर हम एक दूसरा ऑपरेशन यूज और करेंगे, इसको थोड़ा सा और छोटा, इसको हम यहाँ से डायरेक्ट इसका हम प्रसार भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम और थोड़ा छोटा बढ़ाने के लिए इसके अंदर हम ऑपरेशन यूज करेंगे, C2 ऑपरेशन, C2 माइनस 2C1 एंड C3 ऑपरेशन, C3 माइनस 3C1 इम्प्लाइज, देखो C2 माइनस 2C1, यानी C2 कौन सा है, ये तो किसकी वैल्यू है, C1 की, ये किसकी वैल्यू है, C2 की, और ये किसकी वैल्यू है, C3 की वैल्यू। तो C2 की वैल्यू कितनी है, 3, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 माइनस 2C1, C1 को किससे गुणा किया, 2 से, तो 3 माइनस 2 कितना हुआ हमारे पास, 1। फिर ये C2 का मान 9, C1 को 2 से, 2 दूनी 4, और 9 में 4 के कितने बच गए हमारे पास से, 5, तो 1, 5। ऑपरेशन किस में है, C2 और C3 में, इसका मतलब C1 की वैल्यू सेम टू सेम रहेगी। ओके, फिर आपके पास है C2 का मान कितना है, 2x माइनस 27, फिर इसको किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करो और C2 में घटा दो इसमें से, तो आपके पास वैल्यू बचेगी माइनस के 11। वही कंडीशन इसकी, C3 माइनस 3C1, C3 का मान कितना है, 6, और C1 को किससे गुणा करना है, 3 से, तो 6 माइनस 3, 3। फिर आपके पास है 24, C3 का मान कितना है, 24, और C1 का मान कितना है, 2,
2 को 3 से करो 6, 24 में 6 गए कितने बच गए 18। फिर इसमें से ये माइनस करो 3 से गुणा करने के बाद कितना आएगा -40 और इज इक्वल टू 0। अब इसका प्रसार कर दो, किसके अकॉर्डिंग प्रसार करना हम इसका R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो R1 के अनुदिश प्रसार कर दो तो इम्प्लाइज कितना लिया हमने पहले 1 लिया, तो इसके संगत पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, इसको इससे गुणा किया तो कितना आपके पास -200, 11 को 18 से गुणा किया तो माइनस माइनस क्या हुआ +198, फिर माइनस का 1 लिया, इसको छोड़ दो, 40 को 2 से गुणा किया तो -80, फिर -18 को x से गुणा किया तो -18x, और प्लस का कितना हुआ आपके पास 144, फिर प्लस का 3 ले रहे, 3 की संगत पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, 11 को 2 से गुणा किया तो -22 और -5x प्लस का 40 इम्प्लाइज कितना बचा आपके पास यहाँ -2, माइनस से को अंदर गुणा किया तो कितना है आपके पास 80 प्लस के 18x माइनस के 144 प्लस के 54 माइनस का 15x इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज कितनी वैल्यू आई आपके पास, यहाँ से वैल्यू बच गई 3x, क्यों प्लस का 18 माइनस के 15 प्लस के 3x, और वैल्यू आपके पास कितनी आई माइनस के 144 और माइनस के 2 कितने हो गए 146, 80 और 54 कितने 134, माइनस के 146 प्लस के 134 कितना बच गया -12 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू कितना आया 12/3, इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आया 4, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 4। ओके, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, जिसके अंदर x की वैल्यू कितनी आई है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।